to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 7. Chapter number 4. The name of the chapter is heat. मतलब उष्मा, गर्माहट. ठीक है. हीट के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि आपने कभी किसी हॉट कप ऑफ मिल्क को टच किया है तो आपने उसकी गर्माहट को फील की है, या फिर ठंडी की जब मॉर्निंग होती है उस समय उस सनशाइन की गर्माहट को फील करते हैं, या फिर कोल्ड एयर को विंटर नाइट में आप फील करते हैं. ये सारे केसेस में क्या होता है, आपको एक एक्सपीरियंस होता है कि आप हीट को किस तरीके से महसूस कर सकते हैं और ये समझते हैं कि जो हीट है वो हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना राइट क्वालिटी में हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी. मतलब इन सब ये सारी चीज़ें हमको एक राइट अमाउंट में चाहिए भी और सही तरीके से मिलती भी है. तो इस चैप्टर में हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हॉटनेस या फिर हॉट और कोल्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें कैसे मिलती हैं, कैसे चीज़ें हीटेड होती हैं, कोल्डेड होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड के बारे में बताया जा रहा है कि आप जानते हैं कुछ चीज़ें हॉट होती हैं, मतलब हॉटर होती हैं, और कुछ चीज़ें कोल्डर होती हैं. वो सारी चीज़ें मतलब कहने का मतलब है कि हम तब तक कोई चीज़ नहीं बता सकते, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बता सकते कि वो गर्म है या फिर ठंडी है जब तक हम उसे छूते नहीं हैं. इसी तरीके से हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, हाई है, लो है, या फिर हॉट है, कोल्ड है, इसको भी हम बता सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा. तो उससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी किस तरीके से है, मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, या फिर किस तरीके का मतलब है हमारा टेम्परेचर, वो चीज़ मेज़र हो जाती है. तो जो हीट होती है वो एनर्जी का फॉर्म होता है, जिसे बहुत सारे चीज़ों मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स से मेज़र किया जा सकता है. तो आगे उन सारे स्केल्स का या फिर वेक्टर्स का मतलब आगे जिक्र किया गया है. यहाँ पे बताया जा रहा है मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का मेज़रमेंट किस तरीके से किया जाता है, हम उसे डिग्री में बताते हैं कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना हॉटनेस है या फिर कितना कोल्डनेस है. ये चीज़ क्या करती है, जो बॉडी का बताती है उसे टेम्परेचर ऑफ बॉडी कहा जाता है. ये एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेज़र किया जाता है इसका टेम्परेचर, जिसे थर्मोमीटर कहते हैं. तो थर्मोमीटर क्या करता है, एक फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है इसकी, जो कि टेम्परेचर को हमें डिफाइन करके शो करता है कि कितना टेम्परेचर है हमारे बॉडी का. ठीक है. फिर आगे है टेम्परेचर स्केल्स. टेम्परेचर स्केल्स जो हैं वो कैसी होती हैं, वो जो है स्केल्स होती हैं जो कि अलग अलग टाइप के मेज़रमेंट्स को शो करती हैं, जैसे कि सेल्सियस स्केल हो गया, फ़ारेनहाइट स्केल हो गया, केल्विन स्केल हो गया. तो ये सारे क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेज़रमेंट करते हैं, मेज़र करके हमें बताते हैं. जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर जो भी इसके बारे में रिसर्च करते हैं वो साइंटिफिक रूप से इस पर वर्क करते हैं. केल्विन स्केल हो गया, फ़ारेनहाइट स्केल हो गया और सेल्सियस स्केल हो गया, ये सभी स्केल्स पे ये जब ये सारी चीज़ें मतलब मापते हैं, मेज़र करते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो स्केल्स होती हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसी चीज़ से. तो जो केल्विन स्केल होता है उसे के से रिप्रेजेंट किया जाता है. इसका जो कि एसआई यूनिट भी है टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, केल्विन. ओके. इंडिया में नॉर्मली हम सेल्सियस स्केल जो टेम्परेचर नापने के लिए होता है उसका यूज़ करते हैं. और टेम्परेचर के जो 3 स्केल्स हैं वो नीचे यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि पहला है सेल्सियस स्केल. सेल्सियस स्केल के बारे में यहाँ बताया जा रहा है. ये एक तरीके का मॉडर्न सिस्टम है जो कि टेम्परेचर मेजरिंग में काम आती है. सेल्सियस जो स्केल होती है इसकी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस होती है, और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होती है. तो इस स्केल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है 100 इक्वल डिग्रीज में. फिर उसके बाद क्या होता है, इसे इंडिकेट सी से किया जाता है.
पहले इसको सेंटीग्रेड कहा जाता था, लेकिन अभी इसका नाम चेंज हो गया है जो कि सेल्सियस हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है यहाँ पे फ़ॉरेनहाइट स्केल के बारे में बताया जा रहा है। प्लस यहाँ पे तीनों स्केल्स की फिगर्स भी दी गई हैं। पहला है सेल्सियस स्केल, दूसरा है फ़ॉरेनहाइट स्केल और तीसरा है केल्विन स्केल। तो दूसरा हम फ़ॉरेनहाइट स्केल के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि ये एक फ़ॉरेनहाइट स्केल जो है वो क्लासिक इंग्लिश सिस्टम है जो कि टेम्परेचर को मेज़र करता है। इसका वाटर फ्रीजिंग जो है वो है 32 डिग्री, और जो बॉयल है वो है मतलब फ़ॉरेनहाइट का, और बॉयल्स जो है ये 212 डिग्री फ़ॉरेनहाइट होता है। ठीक है, और जो स्केल है ये इन्वेंटेड किसके द्वारा हुआ था, मतलब किसके द्वारा ये स्केल बनाया गया था? डैनियल गैब्रियल फ़ॉरेनहाइट, इनके द्वारा ये स्केल बनाया गया था 1724 में। और ये जो है डिवाइड करता है डिफरेंट बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या करता है, डिवाइड करता है वाटर के ये कम से कम 180 डिग्री, मतलब 80 इक्वल डिग्रीज में डिवाइड होता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है F से, F डिग्री। तो F डिग्री जब भी आएगा आपको पता हो जाना चाहिए कि फ़ॉरेनहाइट है, और C डिग्री जब आएगा तो आपको जान जाना चाहिए कि ये क्या है, सेल्सियस है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भी आपसे कहा जाएगा कन्वर्ट करने के लिए, फ़ॉरेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपसे कहा जाएगा तो आपको एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चंस आते हैं, इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। जब आपके पास फार्मूला होगा तो ही आपको ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी फ़ॉरेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करने के लिए कहा जाएगा तो आपको, या फिर कहा जाएगा रिलेशनशिप आपको शो करना है सेल्सियस और फ़ॉरेनहाइट के बीच, तो ये रहा वो रिलेशन C/5 इक्वल टू F-32/9। तो ये है इसका रिलेशनशिप। या फिर अगर फ़ॉरेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने को कहा जाएगा तो आपको यही फार्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ पे F का मतलब आप जानते हैं फ़ॉरेनहाइट है, C का मतलब क्या है, सेल्सियस है। ठीक है, तो इस तरीके से इस फार्मूले से आप टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड। तो इस एग्जाम्पल को आप देखिए और करिए इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे अब केल्विन स्केल के बारे में बताया जा रहा है कि जो केल्विन स्केल है वो साइंटिस्ट अपने लेबोरेटरी में अक्सर इसका यूज़ करते हैं, और मतलब एक तरीके से पूरे संसार में के ही जितने साइंटिस्ट हैं वो सब केल्विन स्केल का यूज़ ज़्यादा करते हैं। ये स्केल जो है इन्वेंटेड हुआ था किसके द्वारा, लॉर्ड केल्विन के द्वारा। जितने भी साइंटिस्ट हैं वो अगर कोई चीज़ इन्वेंट करते हैं तो अक्सर वो अपने नाम के आगे, मतलब अपने नाम का यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए। तो लॉर्ड केल्विन ने केल्विन स्केल को डिस्कवर किया था, और केल्विन की जो यूनिट है, मतलब इकाई है, वो K है। इस स्केल पे जो वाटर फ्रीजिंग लेवल है या वैल्यू है वो 273 है, और अप्रॉक्स है ये। और जो केल्विन बॉयल्स है वो है 373, ये भी अप्रॉक्स है, लगभग है। तो इसके आगे केल्विन लगा है। अब इसके आगे K लगेगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, केल्विन है। ओके, जो इसकी डिग्री है, साइन डिग्री होती है, जो 0 लगा होता है इस तरीके से, ये इसमें केल्विन स्केल में नहीं यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके आगे सिर्फ K लिख दिया जाता है तो सिर्फ केल्विन होता है। ठीक है, अब लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? जो थर्मामीटर होता है, जो उसकी मार्किंग होती है स्केल की, वो एक अलग तरीके का, मतलब बेसिस टू स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स एग्रीड अपॉन यूनिवर्सली। तो एक अलग तरीके का टेम्परेचर जो है वो एग्रीड उसमें होता है, जो कि कहलाता है लोअर और अपर फिक्स पॉइंट। तो यूजली इसमें क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, और क्या होता है, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो लोअर फिक्स पॉइंट कहलाता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो अपर फिक्स पॉइंट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है तीनों जो स्केल है उस पर, कि लोअर फिक्स पॉइंट जो सेल्सियस स्केल के द्वारा अगर मापा जाएगा तो
डिग्री सेंटीग्रेड है, सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में अप्रॉक्स है 273 के, यहाँ पे डिग्री नहीं लगेगा। उसी तरीके से अपर फिक्स पॉइंट है, वो भी क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर सेल्सियस। फिर फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में अप्रॉक्स 373 केल्विन। ओके, तो ये चीज़ दिखाई गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स। थर्मामीटर्स के तरीके यहाँ बताए गए हैं कि समय समय पे बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके के थर्मामीटर्स को डिस्कवर किया है, जो कि मेज़र करता है किसी भी बॉडी टेम्परेचर को, या फिर एयर को, या फिर फूड, किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को मापने के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग थर्मामीटर्स डिस्कवर किए गए हैं। यहाँ क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर्स, तो इस तरीके से कई थर्मामीटर्स को डिस्कवर किया गया। तो यहाँ फर्स्ट जो थर्मामीटर की बात की जाए तो वो है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है वो यहाँ बताया जा रहा है कि एक थर्मामीटर जो कि ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए यूज़ किया जाता है, वो क्या कहलाता है, क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाता है। ये क्या होता है, ये लंबा होता है, नैरो होता है, और ग्लास ट्यूब होता है एक, जो कि जिसके मतलब एंड पे एक बल्ब जैसा लगा हुआ होता है, मतलब छोटा सा एक बल्ब जैसा लगा हुआ होता है, जिसमें मर्क्यूरी भरी होती है। आप उसको देखिए, एक स्टील जैसा आपको दिखाई देता है, इसमें मर्क्यूरी भरी होती है। और ये क्या होता है, सबसे आउटसाइड बल्ब के मतलब रहता है, मतलब बल्ब में सबसे रहता है, और ये शाइनिंग करता है। जो मर्क्यूरी होती है वो शाइनिंग करती रहती है, आप देखते हैं आपको स्टील जैसी दिखाई देती है। तो ये क्या है, ये क्लिनिकल थर्मामीटर है। इसका जो मेज़रमेंट है, ये टेम्परेचर बताता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस से, या फिर सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ओके, इस वजह से इसमें ये भी बताया जाता है कि एक ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कभी भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड से या कम, या फिर 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं जाता है। ये क्या कहलाता है, ये रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो थर्मामीटर होता है उसे किसी भी ह्यूमन बॉडी से जब कंटेक्ट में लाते हैं तो मर्क्यूरी जो होता है वो पिघलने लगता है, फिर वो चढ़ता है, मतलब वो जहाँ तक जाता है, और फिर जैसे ही कुछ समय बाद जब इसे हटाया जाता है तो फिर पता चलता है कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना है। ठीक है, इसी तरीके से फिर नेक्स्ट देखा जाए लेबोरेटरी थर्मामीटर। वो क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है रूम टेम्परेचर के लिए, और उसके हॉटनेस या फिर सॉलिड या फिर लिक्विड एक्सपेरिमेंट के समय कैसा है वो चीज़ ये बताता है। तो इसकी जो ग्रेजुएटेड फॉर्म होता है वो है -5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये जो है कहलाता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, जो कि लेबोरेटरी में यूज़ की जाती है। उसके बाद आता है डिजिटल थर्मामीटर, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा चल रहा है। क्या चल रहा है, वो डिजिटल थर्मामीटर चल रहा है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही अच्छा है। एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है इसमें, जो कि इसमें मतलब इसमें भी क्या होता है, इसमें कोई ग्लास नहीं होता है, या फिर मर्क्यूरी इसमें नहीं यूज़ नहीं की जाती है। इसका टूटने का भी कोई ख़तरा नहीं है, और आराम से कहीं भी ड्राई प्लेस, मतलब काफ़ी सूखी हुई चीज़ होती है, बहुत छोटी सी, मतलब बहुत ही ड्राई सेल्स या फिर छोटी सेल्स पे ये वर्क करने लगती है। इसे तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब सेफली क्लिनिक में या फिर क्लिनिकल थर्मामीटर में यूज़ किया जा सकता है। अच्छी क्वालिटी का भी होता है, बॉडी का अच्छा रिकॉर्ड करके मतलब टेम्परेचर को शो भी करता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट है हीट, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो हीट है वो एनर्जी का एक फॉर्म है, मतलब ऊर्जा का फॉर्म है।
तो जो हीट होती है ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करने में मदद करती है, जैसे कुकिंग फूड, रनिंग अ स्टीम इंजन, हीटिंग वाटर फॉर बाथिंग, आयरनिंग क्लॉथ, और भी बहुत सारी चीज़ें उसको करने में क्या करता है, जो हीट होता है वो हेल्प करता है। तो जो हमने ये चीज़ पढ़ी भी है कि द कैपेसिटी टू डू वर्क, जो हीट होती एनर्जी जो होती है वो कैपेसिटी है जिससे कि हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हीट जो है वो एनर्जी है, और जो मेजर है हीट का वो क्या कहलाएगा, वो हीट एनर्जी कहलाएगा, या फिर मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी। तो जो मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी है वो इसके मतलब जो हम लेंथ को, एक मिनट, जैसे कि हम लेंथ को सेंटीमीटर में मापते हैं, ठीक है, या फिर मीटर में मापते हैं, उसी तरीके से जो हीट एनर्जी है उसे हम कैलोरीज में या फिर जूल में मापते हैं। तो जो एसआई सिस्टम है वो हीट एनर्जी को मेज़र करने में वो जूल है, और जो जूल है उसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ फ्लो ऑफ हीट। हीट का फ्लो किस तरीके से होता है वो चीज़ यहाँ बताई गई है। जो हीट है वो जिस तरीके से वाटर का जो बहाव है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ होता है, उसी तरीके से हीट होती है जो कि हाई लेवल से लो लेवल की तरफ होता है, और तब तक ये इसका मतलब फ्लो होता रहता है जब तक कि इक्वल ना हो जाए, मतलब दोनों इक्वल ना हो जाए, हाई लेवल से लो लेवल से जो इसका फ्लो हो रहा है वो इक्वल ना हो जाए, तब तक ये हीट का मतलब बहाव होता रहता है। इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी जो हीट कंडक्टर होते हैं या फिर जितने भी हीट को अपने आप में फ्लो कर पाते हैं, तो वो सब मेटल होते हैं, मतलब मेटल होते हैं, वो तो ही हीट को कंडक्ट कर पाएंगे, तो उनको कंडक्टर कहते हैं। तो हीट जो है वो 3 फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, एक फॉर्म से दूसरे मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो पहला है कंडक्शन, दूसरा है कॉन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन। तो हम पहला यहाँ पे कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि हीट का कंडक्शन से क्या रिलेशन है। तो कंडक्शन ऑफ हीट, ओके। तो यहाँ बताया जा रहा है, इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हीट को धीरे धीरे अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स से क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है अपने आप में ही। तो इस तरीके से एक आप कोल्ड रॉड ले लीजिए मेटल की, उसको किसी भी फ्लेम में आप लगाइए, वो धीरे धीरे क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, मतलब ऐसे करते करते पूरी रॉड ही क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो इस तरीके के जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा हीट का, उसे क्या बोलेंगे, कंडक्शन ऑफ हीट। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, उसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी कहते हैं, मतलब जो अपने आप में से हीट को ट्रांसफ़र कर सके उसे कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कि यहाँ पे है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। और ऐसे ही अगर देखा जाए दूसरी तरफ, तो जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, जैसे कि रबर, वुड, प्लास्टिक, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एयर, वाटर, ये सब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ओके, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन। तो यहाँ पे आप देखते हैं जो कुकिंग अटेंशंस होते हैं वो क्या होती हैं, वो मेटल की बनी होती हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे वो बनी होती हैं। तो वो क्या होती हैं, वो इसलिए इससे बनी होती हैं क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, और जिसकी वजह से खाना आराम से बन सकता है। लेकिन उसी में अगर आप हैंडल्स की बात करें तो वो क्या होती हैं, वो इंसुलेटर का काम करती हैं। वो किसी भी चीज़ का बन सकती हैं, वुड का या बम्बूज का, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे वो बन सकती हैं, जो कि इंसुलेटर का काम करती हैं। तो यहाँ किस तरीके से जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर हैं, दोनों का कम्बिनेशन ऐसा होता है कि वो चीज़ें आराम से और सही तरीके से बन सकें। तो कुकर वगैरह या फिर पैन वगैरह देखिए यहाँ पे,
वो पूरा मेटल का बना होता है, लेकिन उसके जो हैंडल्स होते हैं वो इंसुलेटर होती हैं, जिसकी वजह से आप आराम से हीट होने पर भी आप चीज़ों को उठा सकें और एक जगह से दूसरी जगह रख सकें। ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉन्वेक्शन ऑफ हीट। कॉन्वेक्शन ऑफ हीट क्या होता है, वो जो छोटे छोटे मतलब ये भी पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। तो इसमें क्या होता है, लिक्विड गैस जनरली मतलब ये पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, हीट का ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफ़र होता है। किस तरीके से, जब आप हीट देते हैं तो इनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो मूव ऑन करने लगते हैं, और जब ये मूव ऑन करते हैं तो ये जो है नीचे हीट होते हैं, ऊपर लेवल थोड़ा ठंडा होता है, ये नीचे से ऊपर की ओर आते हैं, फिर ये सबको टच कर करके हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से इनमें जो होता है हीटिंग का जो कन्वेक्शन होता है इस तरीके से होता है और चीज़ें पूरी गर्म हो जाती हैं। ठीक है। और ये चीज़ जो है नेचर में भी होता है, जो कन्वेक्शन होता है वो करंट इन नेचर में भी होता है, जैसे कि आप देखते हैं वेपराइजेशन वगैरह होता है, फिर सी ब्रीज जो होती है, लैंड ब्रीज जो होती है वो क्या होती है, इसी तरीके से होती है, सर्कल की तरह चलती है। सी ब्रीज में ये सीधा चलता है और फिर लैंड ब्रीज में अलग तरीके से चलता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो सी ब्रीज होती है वो होती है इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेंशन यहाँ बताया जा रहा है, इसको पढ़िए, आप समझिए कि किस तरीके से जो चीज़ें होती हैं एक एक पार्टिकल से ट्रांसफ़र, किस तरीके से हीट का ट्रांसफ़र होता है। अब नेक्स्ट है रेडिएशन ऑफ हीट। हीट का रेडिएशन किस तरीके से होता है, कभी कभी आप देखते हैं कि जब ठंड में आप आग जला के तापते हैं तो वहाँ पे कोई माध्यम नहीं होता है हीट का ट्रांसफ़र होने के लिए, तो वहाँ क्या माध्यम होता है, वहाँ एयर माध्यम होता है, वाटर माध्यम होता है, जिससे कि आपको हीट महसूस होती है। अब सोचिए सन की लाइट पृथ्वी तक आती है, उसकी हीटनेस कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, उसमें भी तो कोई माध्यम होगा, मतलब कोई माध्यम नहीं है, लेकिन वो क्या माध्यम है, वो है एयर और वाटर माध्यम है, जिसकी वजह से हमें हीट महसूस हो रही है। तो इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो हीट आ रही है वो किसी न किसी चीज़ से आ रही है, और जो कि हमें वो फील हो रही है। तो इस तरीके के जो हीट का ट्रांसफ़र है उसे रेडिएशन ऑफ हीट कहते हैं, या फिर रेडिएशन ट्रांसफ़र होता है, और ये एनर्जी के रूप में होता है। इस प्रोसेस को रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट। रेडिएंट हीट के जो एब्जॉर्प्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो यहाँ बताया जा रहा है कि आप देखते हैं कोई भी चीज़ आपको कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो सॉलिड लिक्विड गैस हो, कभी कभी वो चीज़ें क्या होती हैं, गर्म हो जाती हैं। और वो गर्म क्यों हो जाती हैं, क्योंकि वो जो हॉटनेस होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और आप देखते हैं आपको जो चीज़ें होती हैं वो रंग बिरंगी दिखाई देती हैं, या फिर कोई डार्क चीज़ होती है तो वो आपको चीज़ें काली क्यों दिखाई देती हैं, उसमें क्या होता है कि जो किरणें होती हैं उनमें वो 7 कलर होती हैं, तो उसमें से क्या होता है कि जो कलर्स होती हैं प्लस उसकी जो रेडिएशंस होती हैं वो एब्जॉर्ब सारे ही कर लेते हैं वो ब्लैक कलर, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और वो चीज़ गर्म हो जाती है। अक्सर आपने देखा है कि ठंड में लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, मतलब रंग बिरंगे हर तरीके के कपड़े पहनते हैं। तो क्यों, क्योंकि जो रंग बिरंगे कपड़े होते हैं वो रेडिएशन मतलब हीटनेस को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। और गर्मी में देखिए आप, तो गर्मी में क्या होता है कि लोग वाइट कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, कॉटन वाइट कपड़े। क्यों, क्योंकि जो वाइट कपड़ा होता है वो हीटनेस या फिर रेडिएशन को, किसी भी रेडिएशन को या फिर किसी भी हीटनेस को वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें समझी जा सकती हैं। यहाँ पे समर क्लॉथ दिखाया भी गया है, किस तरीके की समर क्लॉथ जो होते हैं वो हल्के कलर की होती हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया गया है कि किस तरीके से तीनों में कंपैरिजन है, इसको आप पढ़िए और समझिए। हो सके तो एक टेबल भी बनाइए चार्ट पे, और इस तरीके से इन चीज़ों को लिखिए, लिख के हमेशा ध्यान में रखिए। ठीक है। यहाँ पे थर्मस फ्लास्क के बारे में बताया गया है, किस तरीके से जो थर्मस फ्लास्क है
वो कोई भी चीज़ें ठंडी या फिर गर्म ही क्यों रखती है। तो यहाँ पे फिगर है, फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो जो थर्मस होती है वो इसकी जो इसमें ये रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर देती है, और जो कन्वेंशन है और कंडक्शन है वो चीज़ें ये अंदर आने देती है, और जो रिफ्लेक्टिव लाइनिंग है वो भी यहाँ पे बनी हुई है, मतलब एक बॉटल के अंदर होती है। तो इस तरीके से जो चीज़ें अंदर होती हैं वो गर्म होती हैं तो गर्म ही होती हैं, और ठंडी होती हैं तो ठंडी ही होती हैं। ठीक है। वर्किंग ऑफ अ थर्मस फ्लास्क किस तरीके से वर्क करता है, पढ़िए, इसको भी आप समझिए। ठीक है। तो इस तरीके से चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइजेस की तरफ चलते हैं। सो टिक द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट इज a dash is an instrument used to measure temperature. Your answer is thermometer. Now second is water freeze at 32 degrees Fahrenheit and boils at dash Fahrenheit. Your answer is 212 degrees. Now third is the Fahrenheit scale was invented by Daniel Garbel. Fahrenheit in dash. Your answer is 1724. Fourth number is the dash point of water is referred to as the lower fixed point. Your answer is freezing. Fifth is the dash thermometer consists of a long narrow uniform glass tube. Your answer is clinical. Now sixth number is the dash thermometer is unbreakable and safe to be used in a clinical thermometer. Your answer is digital. Now filling the blanks. First is dash is the modern system of measuring temperature. Your answer is Celsius. Now second is the dash is used mostly by scientists in laboratories all over the world. Your answer is Kelvin. Now third is the dash of water is referred to as the lower fixed point. Your answer is freezing point. Now fourth number is dash thermometer is usually graduated from -5 degree to 110 degree centigrade or Celsius. Your answer is laboratory. Okay. Now fifth number is the dash thermometer is unbreakable and safe for use as a dash thermometer. Your answer is digital and clinical. Now sixth number is heat energy always flow from a dash temperature to a dash temperature. Your answer is higher and lower. Now true and false. First is the laboratory thermometers consist of a long, narrow, uniform glass tube. Your answer is false. Now second is the digital thermometer is an electronic device with no glass or mercury. True. Third is heat is energy, whereas temperature is the measurement of heat energy. True. Fourth is the flow of heat energy will continue until the two temperatures are equal. True. Fifth is materials which conduct heat readily are called bad conductor of heat. False. Sixth is the transfer of heat in liquids and gases take place by the method of conduction. False. Okay. Now D number is match the following. So first is heat energy, it will match in D number. Okay. Flow from a hot body to a cold body. Now second is temperature, it will match in F. Third is conduction, it will match in H. Fourth is conductors, it will match in A. Fifth is insulators, it will match in G. Now sixth number is convection, it will match in B. Seventh is radiation, it will match in E.
and eighth is thermometer, it will match in C. Okay, in this way your chapter is completed. That's all for today. You will get all the answers of the questions as your homework. So that's all for today. Thank you so much.